रसायन विज्ञान के एक बहुत ही जरूरी अध्याय के साथ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। देखिए, परीक्षा के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बनते ही बनते हैं, तो आज इसे अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवा और सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला एनेस्थेटिक, इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? क्या लगता है? जवाब है हाँ, और वो कनेक्शन है हैलोजेनेटेड यौगिक। जी हाँ, ये सभी हैलोजन वाले कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं। क्लोराम्फेनिकॉल जो टाइफॉइड में दी जाती है, क्लोरोक्वीन जो मलेरिया से बचाती है, और हेलोथेन जिससे सर्जरी में बेहोश किया जाता है, ये सब इसी फैमिली के मेंबर हैं। अरे, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, उसमें भी आयोडीन होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ये हैलो कंपाउंड्स होते क्या हैं। फिर इनका वर्गीकरण और नामकरण समझेंगे, जो नंबर स्कोर करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद इन्हें बनाने के कुछ खास तरीके, और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, इनकी केमिकल रिएक्शंस मतलब SN1 और SN2 को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये हैलो यौगिक हैं क्या? बहुत आसान है। सोचिए, हमारे पास मीथेन या इथेन जैसा कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। अब अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई हैलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दें, तो बस बन गया हैलो एल्केन। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि हैलोजन हमेशा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा होगा, और वहीं दूसरी तरफ है हैलो अरीन्स। ये तब बनते हैं जब कोई हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन जैसी किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क है। हेलो अरीन में हैलोजन एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, और sp3 और sp2 का यही अंतर इनकी पूरी केमिस्ट्री बदल देता है। तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बात यही है, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। हेलो एल्केन मतलब sp3 कार्बन और एलिफैटिक चेन, हेलो एरीन मतलब sp2 कार्बन और एरोमेटिक रिंग। यही छोटा सा अंतर इनकी सारी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इन कंपाउंड्स को समझने के लिए अगला कदम है इनका वर्गीकरण, मतलब इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटा जाता है। हेलो एल्केन को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में बांटते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने और कार्बन से जुड़ा है। और ये वर्गीकरण सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये हमें सीधे सीधे बताता है कि कंपाउंड SN1 रिएक्शन देगा या SN2, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं नामकरण पर। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर नंबर कटने का डर रहता है, लेकिन इसके नियम बहुत सीधे साधे हैं। देखिए, नाम रखने के दो सिस्टम हैं। एक है कॉमन नेम सिस्टम, जिसमें हम पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लेते हैं और फिर हैलाइड जैसे सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। और दूसरा है IUPAC सिस्टम, जो कि एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड है। इसमें हैलोजन को एक प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन। यहाँ कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे CH33CBr, कॉमन नाम है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लेकिन IUPAC के हिसाब से इसका नाम है 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये बहुत आसान लगने लगता है। ठीक है, तो अब हम इन्हें पहचान सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इन्हें बनाया कैसे जाए। यहाँ हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस पर फोकस करेंगे, जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं। सबसे पहले फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये एक तरह की अदला बदली वाली रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज। अगर किसी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो बस उसे ड्राई एसीटोन में सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करा दो। आयोडाइड बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और अगर एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो तो उसके लिए है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें हम एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसी मेटालिक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म कर देते हैं। तो याद रखिए, आयोडाइड के लिए फिंकेल्स्टाइन और फ्लोराइड के लिए स्वार्ट्ज। अब बात करते हैं हैलोअरीन बनाने की। इसके लिए सैंड में रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पहले एक एरोमेटिक अमीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और फिर क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड की मदद से उस डाइजो ग्रुप को हटाकर हैलोजन लगा देते हैं। हैलोअरीन बनाने का ये एक बहुत भरोसेमंद तरीका है। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर,
केमिकल रिएक्शंस, या हम दो सबसे फेमस मैकेनिज्म SN1 और SN2 के बीच का फर्क समझेंगे। इसको समझना मतलब आधा चैप्टर समझ जाना। तो देखिए, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और इसमें एक कार्बोकैटायन बनता है। क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी हैलाइड्स सबसे तेजी से SN1 रिएक्शन देते हैं। वहीं दूसरी ओर SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। इसमें भीड़ भाड़ यानी स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। इसीलिए प्राइमरी 1 डिग्री हैलाइड्स सबसे तेजी से SN2 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वहां भीड़ सबसे कम होती है। चलिए इसे ब्रोमोब्यूटेन के उदाहरण से समझते हैं तो एकदम साफ हो जाएगा। SN2 रिएक्शन के लिए सीधा साधा 1 ब्रोमोब्यूटेन सबसे फास्ट है। जैसे जैसे कार्बन चेन में ब्रांचिंग बढ़ती है और भीड़ बढ़ती है, रिएक्शन धीमी होती जाती है। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो SN2 रिएक्शन लगभग देता ही नहीं। और SN1 के लिए कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सबसे तेज है, क्योंकि वो सबसे स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन बनाता है। सब कुछ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का खेल है। इन रिएक्शंस को समझने में स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट काम आता है, कायरलिटी। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा बायां और दायां हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं, पर एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से फिट नहीं हो सकते। बस कायरल मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही होते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? बात बस इतनी सी है कि अगर आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पहचान गए कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी, तो आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन पाथ अपनाएगा। स्ट्रक्चर ही सब कुछ तय करता है। हाँ, एक बात और याद रखनी चाहिए। जहां ये कंपाउंड्स इतने फायदेमंद हैं, वहीं कुछ पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स जैसे DDT या फ्रियॉन्स पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो आसानी से प्रकृति में खत्म नहीं होते। तो आखिर में एक सवाल, जब हम ये जान गए हैं कि किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो सोचिए कि भविष्य में हम और कौन-कौन सी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए नए और बेहतर हैलोजन कंपाउंड्स डिजाइन कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही।